जवान जय किसान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर ओन में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मौजूदा वक्त का सबसे गर्म मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोटेस्ट और किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, आज पूरे देश में एक जन आक्रोश सा सैलाब उमड़ पड़ा है किसानों का। आखिर क्या है इस बिल में? आखिर सरकार किसानों की क्यों नहीं सुन रही है? आखिर कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा किसानों के बारे में? इन सभी टॉपिक्स पर विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले आपसे फिर एक बार निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप हमारा काम पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर बिल्स की, यानी इन बिल्स का एक्सप्लेनेशन जानते हैं दोस्तों। मौजूदा हुकूमत ने किसानों के संबंध से 3 बिल पारित किए दोस्तों। 27 सितंबर को जब राष्ट्रपति द्वारा इनको हरी झंडी दिखा दी गई तो प्रोटेस्ट जोरों से शुरू हो गया दोस्तों। तो इन बिल को सबसे पहले समझते हैं। उनमें सबसे पहला बिल दोस्तों ECA है, यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। दोस्तों, इस बिल के एक्सप्लेनेशन से पहले एक चीज़ यहाँ पर समझ ले कि एक्ट और बिल में क्या अंतर है। दोस्तों, गवर्नमेंट जब भी किसी चीज़ के बारे में कोई नया कानून लाना चाहती है और उसे पेश करती है तो वो बिल कहलाती है। लेकिन जब वो पारित हो जाती है और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है और उसे हरी झंडी दिखा देता है तो उसे एक्ट कहते हैं, क्योंकि वो आम लोगों पर, आम जनता पर लागू हो जाता है। इसे आप समझते सकते हैं CAB और CAA के ज़रिए से। CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जबकि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, अब इस बिल के एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। इस बिल को हम आसान भाषा में आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी भंडारण नियम जान सकते हैं। दोस्तों, इस कानून का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आवश्यक वस्तु की भंडारण कर सकता है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। आप समझ लीजिए कि आप होती है आपके गांव में, लेकिन एक किसान जिसके पास 100 किलो गेहूँ है, यानी 1 कुंटल गेहूँ है, तो वो उसे भंडारण नहीं कर पाता है, क्योंकि किसान के पास उतनी जगह नहीं होती। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेच देता है। अब इस नियम के तहत वो बिजनेसमैन क्या करता है कि उसे स्टोरेज कर लेता है, उसे स्टॉक कर लेता है, और जब इसकी कीमत मार्केट में अनअवेलेबल होने की वजह से बढ़ जाती है तो वो उसे अब धीरे धीरे निकालता है और बेचता है, और इसकी सीधी मार जनता पर पड़ती है। लेकिन ये कानून 2 हालतों में लागू नहीं होगा दोस्तों। पहली हालत ये है कि आपदा की सूरत में, जैसे कि अभी कोरोना महामारी है तो ये एक आपदा है, या वॉर के समय आप भंडारण नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस बिल के डिमेरिट्स बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हम गिनाएंगे। उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि किसान बेचारा स्टॉक ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा गोदाम या स्टोरेज प्लेस नहीं होता है दोस्तों। आप जानते ही होंगे बहुत सारे किसानों के पास तो सही से रहने की जगह नहीं होती है दोस्तों, तो वो इतना अनाज कहाँ रखेगा। तो उसका फ़ायदा सीधे बड़े बड़े बिजनेसमैन को पहुंचता है कि उसे खरीदता है, स्टोरेज करता है और फिर उसकी कीमत बढ़ाकर बेचता है। पॉइंट ये है दोस्तों कि 1955 में ये कानून मौजूद था, लेकिन जब इसमें खराबियां देखी गई तो वक्त के साथ इसे और समय के साथ इसे बदल दिया गया दोस्तों। और जब देश इसको एक मुसीबत को झेल चुकी है तो इस वक्त इस बिल को लाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। तीसरा पॉइंट से है कि किसान बेचारा जो फसल उगाता है, जो इतनी मेहनत करता है दोस्तों, वो उस अनाज से सिर्फ अपनी कीमत कमा पाता है, लेकिन उसी अनाज के ज़रिए से एक बड़ा बिजनेसमैन उसे स्टोरेज करके उसकी कीमत बढ़ाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बिल लाना सही था? इस बिल में कुछ सही है या ख़राब है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब दूसरे बिल की तरफ चलते हैं। इस बिल को समझिए। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। आसान भाषा में समझे दोस्तों तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं हम दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मिसाल से समझते हैं दोस्तों। हम रोज़ाना अपने घर में बिस्किट, ब्रेड, चिप्स और न जाने क्या क्या खाते हैं, और हम सबको पता है कि चिप्स आलू से बनता है दोस्तों। अब आप समझ लीजिए कि ये कंपनी जो चिप्स बनाती है, जैसे लेस का चिप्स हम लोग खाते हैं, ये चिप्स बनाती है, तो आपको क्या लगता है वो आलू उगाता है? नहीं, वो किसान से आलू लेकर जाता है। तो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि वो किसी गांव में आता है जहां बहुत ज़्यादा आलू उगता है, वहां पर आता है और आने के किसकी
कोई कहता है कि ये खेत मेरी है तो उससे कागजात देखा जाता है और फिर उसका खेत जब फिक्स हो जाता है तो कहा जाता है कि इस 100 बीघा में तुम लोग आलू बो, और किसान और कंपनी के बीच डिस्कशन होकर एक कीमत फिक्स हो जाती है। जैसे मान लीजिए 25 रुपया फिक्स हो, तो अब आलू बोएगा। जब आलू हो जाएगा तो जिसकी खेत में जितना आलू उगा है उस हिसाब से उसको कंपनी प्राइस पे करेगी और अपनी ट्रक में आलू भरकर कंपनी लेकर चली जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है दोस्तों। इस बिल में कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरिट्स यानी फायदे को देखेंगे। इसमें फायदा ये है कि किसान निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी खेती करने से पहले ही उसकी खेती की कीमत फिक्स हो गई है दोस्तों। डीमेरिट्स भी हैं दोस्तों, वो क्या है आइए देखते हैं। अगर आलू की कीमत ठीक ठाक रही या कम रही तो किसान को फायदा है, लेकिन अगर आलू की कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे 25 रुपया में फिक्स हुआ था लेकिन अब वो 50 रुपया या 60 रुपया मार्केट में बिक रहा है, तो इसमें किसान को घाटा हो जाएगा दोस्तों। इसमें कंपनी को भी घाटा सकता है। जैसे आप आलू की कीमत फिक्स हुआ 25 रुपया में, लेकिन मार्केट में 60 रुपया 70 रुपया बिक रहा है। किसान क्या करता है कि अपनी खेत से चोरी चुप के आलू लेके जाता है और मार्केट में बेचता है, तो उसमें कंपनी को भी घाटा हो सकता है दोस्तों। तीसरा नुकसान ये है कि कंपनी भाग भी सकती है। जैसे मार्केट में आलू 10 रुपया है और 25 रुपया फिक्स कर लिया तो कंपनी भाग सकती है। कंपनी बोलेगी हम आपसे नहीं लेंगे, और कंपनी जब ये बोल देगी तो किसान बेचारा क्या करेगा? किसान क्या करेगा? क्योंकि कंपनियों के साथ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ गवर्नमेंट होती है। अगर नहीं होती तो 1947 से 2020 तक इतने घोटाले और इतने बैंक के फ्रॉड और इतनी चीज़ें नहीं होती दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये बिल कैसा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आइए दोस्तों तीसरे बिल के बारे में बात करते हैं। ये बिल बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटीज़ बिल 2020। आसान भाषा में समझे तो ये बिल मंडी के बारे में है, यानी एक किसान अपना सामान पीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकता है और अंदर भी बेच सकता है। अब आप पूछेंगे कि एपीएमसी क्या है, तो ये है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। दोस्तों इन सारे बिल्स को समझ लेने के बाद अब आइए हम समझते हैं कि किसान आखिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इतनी ठंडी में वो लाठी, आंसू गैस और वाटर कैनन का मुकाबला करने को तैयार क्यों हैं, और सारे रीजन को दोस्तों जानेंगे। लेकिन दोस्तों इन रीजंस को बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, जो हकीकत है दोस्तों, कि कोई भी हुकूमत किसानों के हित में नहीं रही है। 1947 से लेकर हमारे देश के आज़ाद होने से लेकर आज तक की आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप ये यकीन कर लेंगे कि कोई भी हुकूमत किसानों के हित में नहीं है। वरना एक किसान जो 1947 में 1 रुपया कमाता था, आज मात्र 21 रुपया नहीं कमाता। क्या 21 रुपया से किसान की मेहनत का फल मिल जाता है? दोस्तों कभी नहीं। पर दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिसर्स और अधिकारी हैं, वो जो 1947 में 1 रुपया कमाता था, आज उसका 200 गुना 180 गुना कमाता है दोस्तों। तो आप समझिए कि किसान सुसाइड क्यों ना करे दोस्तों, जिसका 21 रुपया से घर नहीं चलता है, जो 21 रुपया से अपनी मेहनत का फल नहीं पाता है दोस्तों। इस वजह से किसान हमारे देश में बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। एक किसान को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जगह पर रखिए और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसान की जगह पर रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किसान क्यों सुसाइड करता है। अब फिर आप देखेंगे कि हर स्कूल में एक टीचर लटका होगा दोस्तों। इसीलिए हमारे देश में किसान बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको उनका फल नहीं मिलता है दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें ज़रूर बताते हैं कि वो रीजंस क्या हैं। दोस्तों सारा खेल एमएसपी को लेकर है और इसे ठीक से हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों एमएसपी को समझने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ एक बार जाएं और उस पर अपना ध्यान दौड़ाएं। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि कंपनी कहती है कि हम आपके मतलब आलू खरीदेंगे, जबकि एमएसपी गवर्नमेंट के गोदाम सीएससीपी के ज़रिए से, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के ज़रिए से कीमत फिक्स की जाती है वाले हैं। तो आलू बोने के बाद आलू तो उठेगा, आलू आएगा, तो अब ये कमेटी क्या करती है कि आलू की एक कीमत फिक्स कर देती है। तो अब किसान का कहना ये है कि जो एमएसपी है उसका प्राइस इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि जो मंडियां जहां पर बाहर भी बेच सकते हैं किसान और अंदर भी बेच सकते हैं, उन मंडियों में किसान जब घूम कर आ जाए तो एमएसपी में बेच सकें दोस्तों। लेकिन है किसानों के हित में नहीं है दोस्तों।
एमएसपी में क्या, एमएसपी में जब किसान जाता है तो वहाँ के जो अधिकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं कि गोडाउन फुल हो गया है या बोरी खाली नहीं है, माल सड़ रहा है, बहुत सारे बहाने करके उसको वापस कर देता है। जब वो प्राइवेट में जाता है तो उसे बेचता है, मंडी में बेचता है। अब जब वो अधिकारी देख ले कि वो किसान बेच दिया तो गया वहाँ पर, कितने में बेचा, बोला 20 में बेचा, तो बोला 20 में बेचा तो हमको 22 में दे दीजिए। 22 में लेकर अब वो गवर्नमेंट को दिखाता है कि 25 रुपया खरीदा है और पर केजी वो 3 रुपया कमाता है दोस्तों। इस तरह से उसको घाटा हो जाता है। अब दोस्तों इन बिल्स में नुकसान क्या है, इन तीनों बिलों में यह होता है कि जब एमएसपी में माल नहीं बिकता है तो मंडी में बेचता है या मंडी के बाहर बेचता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको खरीद लेते हैं और ख़रीद लेने के बाद अभी उन्हें स्टोरेज का यानी उसे जमा करने का और उसे भंडारण करने का अधिकार भी मिल गया है। जब वो भंडारण कर लेगा तो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन पुलिस जाकर उसको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये भंडारण का बिल पास हो गया है। दोस्तों बिल्स में क्या क्या खराबियाँ हैं या खूबियाँ हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। अब चलिए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से किसान आंदोलन को हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक वो किसानों की ना सुन ले वो इस बारे में कोई फैसला नहीं देगा। इसलिए कि किसानों के 400 संगठन हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा संगठनें हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा। और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक अधिकार है, जैसा कि वो शाहीन बाग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बारे में ऐसा नहीं कहा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसान आंदोलन करे ये उनका डेमोक्रेटिक अधिकार है, परंतु किसी वस्तु को हानि ना पहुंचाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार किसी वस्तु को हानि पहुंचा सकती है लेकिन किसान नहीं पहुंचा सकते हैं? तो किसानों को रोकने के लिए सरकार ने जो आबाद सड़कें थी उनको तक खोद दी दोस्तों। तो क्या ये हानि नहीं है देश के लिए? क्या सरकार किसी चीज़ को हानि पहुँचाकर पब्लिक प्रोटेस्ट को रोक सकती है? क्या ऐसा कानून है दोस्तों? ये सारी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय, फिर मिलते हैं।